Assalamu alaikum guys, how are you all? I hope all of you must be doing very well at your homes. In today's video I'm going to discuss the writing style of Anton Chekhov. ठीक है, in the previous video I have delivered a detailed video lecture on the writing style, education, literary career and literary works of Anton Chekhov, and in this video I'm going to discuss the writing style of Anton Chekhov. So in the previous video there was a typing mistake in the date of death of Anton Chekhov, that was 1904. You can correct this date that he was died in 15th of April 1901 in German Empire. और इसके अलावा इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैंने इसकी करेक्शन कर दी है, यू कैन चेक इट। तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, और उसे आई कार्ड पे क्लिक करके भी आप इसके लिंक तक जा सकते हो, इस वीडियो को देख सकते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है अबाउट एंटोन चेखोव राइटिंग स्टाइल के बारे में। ठीक है, तो आज की हम वीडियो को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ राइटिंग स्टाइल ऑफ एंटोन चेखोव। ओके, तो जो राइटिंग स्टाइल है एंटोन चेखोव used ordinary conversation, pauses, non-communication, incomplete thoughts and reveal truth behind trivial words। तो ordinary conversation को यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग स्टाइल के अंदर, कि जो रीडर है वो ये समझता है कि इसने जो भी लिखा है वो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेट करता है, यानी इसके अंदर वो रियलिस्टिक टच देता है और वो ट्रूथ को रिवील करता है बिहाइंड द ट्रिवियल वर्ड्स और इनकम्प्लीट थॉट्स ऑफ हिज करेक्टर वो शो करता है। देयर वाज अ लैक ऑफ सेंट्रल आइडिया एंड लैक ऑफ क्लियर कट स्ट्रक्चर इन हिज वर्क। द स्टेप इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिसके अंदर इसने यूज़ किया। एक क्रिटिक इसके बारे में कहता है, चेखोव क्रिएट्स एवरीथिंग इक्वली, अ मैन एंड हिज शैडो, हियर अ मैस इज स्ट्रेंगल्ड एंड देयर पीपल आर ड्रिंकिंग शैम्पेन। ठीक है, तो ये इसके नो या लैक ऑफ सेंट्रल आइडिया के बारे में क्रिटिक कहता है। नेक्स्ट है, he shows difference between outer appearance and inner thoughts and emotions of his characters in his plays। तो इसके plays के अंदर there was a clear cut difference between the outer appearance and the inner thought of the emotions of his character। वो यूज़ करता है नेचुरलिज्म को और सिम्बोलिज्म को अपने वर्क्स के अंदर। डोल्स हाउस, हेडा गैब्लर, द स्टेप इसकी मोस्ट बेस्ट एग्जांपल्स हैं, जिसके अंदर वो हमें इनर और आउटर अपीयरेंस के थॉट को डिफरेंस दिखाता है। वो सिम्बोलिज्म का यूज़ करता है, वो नेचुरलिज्म का यूज़ करता है। वो अपने राइटिंग स्टाइल के अंदर सब टेक्स्ट की तकनीक का यूज़ करता है। तो सब टेक्स्ट क्या होता है? इट्स द सरफेस ऑफ डायलॉग सीम्स मीनड्रिंग बाय डीपर मीनिंग आर इम्प्लाइड। ठीक है, जिसके अंदर क्लोज अटेंशन रिक्वायर्ड होती है स्टडी करने के लिए। तो ये टेक्निक वो अपने वर्क्स के अंदर यूज़ करता है। ये फेमस था, जो एंटोन चेखोव है ये अपने यूज़ ऑफ रियलिज़म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था अपने वर्क्स के अंदर। इसका जो वर्क है द चेरी ऑर्चर्ड, ये एक बेस्ट एग्जांपल है जिसके अंदर वो रियलिज़म को दिखाता है, और इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही इनफैक्ट वो ऐसा दिखाता है कि जिसके अंदर हमें एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रशिया देखने को मिलता है, जिसमें जो एलीट क्लास है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है टुवर्ड्स द लोअर क्लास। ठीक है, लोअर मिडिल क्लास की तरफ। तो वो एक रियलिज़म का एलिमेंट हमें देता है अपने वर्क्स के अंदर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलीट्स टुवर्ड्स द मिडिल क्लास, ठीक है, जिस तरह इसके चेरी ऑर्चर्ड के अंदर हमें देखने को मिलती है। और इसका जो स्टाइल था वो एम्बिवेलेंट स्टाइल यूज़ करता है अपने वर्क्स के अंदर। हिज स्टाइल इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स क्लैरिटी, सिंपल और इफ़ेक्टिवनेस की वजह से इसका जो स्टाइल है वो रिमार्केबल। और इसके क्लियर कट आइडियाज़ या डे टू डे लाइफ के बारे में एक कोटेशन यहाँ मैंने ऐड की है द चेरी ऑर्चर्ड से, जिसके अंदर जो वार्या है वो कहती है, यू नो डार्लिंग, ऑल डे आई एम बिजी लुकिंग आफ्टर द हाउस बट आई कीप ड्रीमिंग आई, ओके नोट आई, यहाँ पे आएगा वी कुड मैरी यू टू अ रिच मैन, आई वुड बी एट अ पीस, आई कुड गो इन टू अ हर्मिटेज। तो यहाँ जो वार्या की कन्वर्सेशन दिखाई गई है अन्या के साथ, जिसके अंदर वो उसकी मैरिज के बारे में बात कर रही है। तो जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि ये सिंपल डे टू डे कन्वर्सेशन वो बात करिए, जिसकी वजह से जो रीडर है वो ये फील करता है कि ये हमारी ही अपनी कन्वर्सेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ ही, जो नेक्स्ट पॉइंट है ना इसके राइटिंग स्टाइल का, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने ज़रूर नोट डाउन करना है, कि ही यूज्ड कोटेशन फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले, स्पेशली फ्रॉम हैमलेट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इसकी इंस्पायरेशन फ्रॉम हैमलेट बाय शेक्सपियर, कि वो हैमलेट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। इनफैक्ट जब ये फर्स्ट टाइम थिएटर के अंदर गया तो सबसे पहले इसने हैमलेट की परफॉर्मेंस देखी थी और हैमलेट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। दैट्स वाई ही यूज सम कोटेशंस ऑफ शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। ठीक है, तो इसका जो वर्क है द सी गर्ल मैंने बताया था वन ऑफ हिज 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस में से है। और जो सी गर्ल है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसका, उसकी जो साउंड्स यूज़ करता है वो ऐसे यूज़ करता है जैसे हैमलेट के अंदर दिखाई गई है।
उसके अंदर जो करैक्टर है ट्रैपलियव, ठीक है, जो इसका मेन प्रोटैगोनिस्ट है उसको इक्वल रखता है हैमलेट के साथ। यानी जिस तरीके से हैमलेट के अंदर कौन कौन सी इनर कन्फ्लिक्ट्स की, उसकी कौन कौन सी थॉट्स की, उसका एंड कैसे होता है, किस तरीके से जेलिसी के एलिमेंट, तो वो सारे एलिमेंट्स इक्वल हैमलेट के हमें दिखाता है कि जैसे जैसे हैमलेट में जो कुछ हुआ था इसने वो सब कुछ सी गल के अंदर डिनोट किया है कि वो इससे बहुत ज़्यादा, एक तो ये कि इंस्पायर था, दूसरे नंबर पर इसकी कोटेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करता था अपने वर्क के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जो है ही यूज़ चेकोव गन, ये जो हम कह सकते हैं ये इसका एक सब्जेक्टिव पॉइंट है इसके राइटिंग स्टाइल का, किस तरीके से वो चेकोव गन का यूज़ करता था। अब चेकोव गन क्या होती है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर वो ये कहता था कि विच शोज़ एवरी एलिमेंट ऑफ द स्टोरी शुड बी इम्पोर्टेंट फॉर प्लॉट। वो कहता था कि एवरी एलिमेंट इन स्टोरी के अंदर वो एलिमेंट ऐड करने चाहिए दैट आर नेसेसरी फॉर इट्स प्लॉट, जो अननेसेसरी है प्लॉट के लिए जो एलिमेंट्स उसे आप स्किप कर दो, ठीक है। रिमूविंग अननेसेसरी एलिमेंट्स, तो ये थी चेकोव गन। यानी ये अब कहने का मकसद ये है कि ये हमेशा प्लॉट में उस चीज़ पे फोकस करता था जो नेसेसरी होती थी, यानी प्लॉट के लिए आपने उसी एलिमेंट्स को ऐड करना जो नेसेसरी होते हैं स्टोरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन स्टोरी ही यूजेस लाइट स्टाइल, जस्ट अ मिनट, ओके। तो क्या है, इन स्टोरीज ही यूजेस सटायर, ह्यूमर एंड ट्रेजिक एलिमेंट्स। तो अपनी स्टोरी के अंदर क्या करता है, वो सटायर का यूज़ करता है, ह्यूमर का यूज़ करता है, ट्रेजिक एलिमेंट्स देता है, यानी वो ट्रेजिडी भी लिखता है, कॉमेडी भी लिखता है, और ट्रेजिडी या कॉमेडी जब भी लिखता है तो रियलिज्म का एलिमेंट शो करता है, और रियलिज्म के एलिमेंट को शो करने के साथ साथ वो सटायर करता है ऑन हिज सोसाइटी, कि सोसाइटी के अंदर क्या क्या हो रहा है, लोगों के उसका इम्पैक्ट क्या है। ही शोज़ टू पार्ट स्टोरी स्ट्रक्चर, ठीक है, विद सिमिली मेटाफर फोर शेडोइंग, ठीक है। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं एंटोन चेकोव को ये सिमिली का यूज़ करता था, मेटाफर का नो डाउट, लेकिन जब हमारे पास ये फोर शेडो का वर्ड आ गया ना, तो इट्स मीन कि जब हम देखें पास्ट के अंदर क्या होता था, कि जो ग्रीक के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ जो गॉड थे वो फोर शेडो कर देते थे, ठीक है। यानी कोई भी कुछ बुरा होने जा रहा है किसी कैरेक्टर के अंदर, जैसे कि ओथेलो के अंदर हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ फोर शेडो का मतलब क्या है कि जो इसके करेक्टर के जो थॉट्स थी या करेक्टर कुछ ऐसे एक्शन थे दैट डिनोट्स समथिंग वर्स और गुड ऑफ हिज लाइफ, ठीक है, किसी भी करेक्टर की अच्छी या बुरी दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन हिज लाइफ या इन द लाइफ ऑफ द करेक्टर, वो बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, तो वो उनके जो एक्शन है ना वो फोर शेडो कर देते हैं। मॉडर्न ट्रेजिडी में और क्लासिकल ट्रेजिडी में यही बेसिक फ़र्क होता है कि वहाँ गॉड की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन यहाँ गॉड का कोई काम नहीं है, इंसान के अपने ट्रेजिक फ्लॉ होते हैं जो उनके डाउनफॉल का सबब बनते हैं। ओके, तो ये तो था हमने इसके राइटिंग स्टाइल के बारे में डिस्कस किया। अब हम थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं इसके करेक्टर्स को। तो एंटोन चेकोव क्या करता था, एक्सप्लेन्स मॉडर्न करेक्टर्स नॉट हीरो, ठीक है। मॉडर्न करेक्टर, मॉडर्निटी जाहिर सी बात, मॉडर्न राइटर है तो मॉडर्न के बारे में लिखेगा। जो एक मॉडर्न करेक्टर्स है, मतलब ये भी है कि जो एंटोन चेकोव था ना, ये मॉडर्न कैरेक्टर्स और ग्रीक के करेक्टर में फ़र्क था। पहले हीरो और हीरोइंस यूज़ करते थे, यानी हीरो हो गया, हीरोइन हो गया, किसी इलाके का बादशाह हो गया, इस तरह किंग हो गया, क्वीन हो गया, लेकिन यहाँ मॉडर्न कैरेक्टर यूज़ करता है, यानी जो हीरो या हीरोइन वगैरह नहीं होती, आम इंसान की ट्रेजेडी दिखाई गई है, उसके अंदर कुछ फलाह दिखाई गए हैं। लिमिटेड करेक्टर विद सम इनर डिटेल्स बताता है वो अपने अंदर। शो करेक्टर्स अफ्लिक्टेड डाइवर्जेंस फ्रॉम द नॉर्म्स, ठीक है। सिम्बोलिज्म, यूज सिम्बॉलिक स्टाइल एंड सेटिंग, यानी जो स्टाइल यूज़ करता है और सेटिंग वो सिम्बॉलिक होती है। स्टाइल तो हमें पता लग गया कि सिम्बोलिज्म का यूज़ करता है, लेकिन जो सेटिंग रखी है ना वो भी सिम्बॉलिक सेटिंग है। जैसे चेरी ऑर्चर्ड इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इसके अंदर जो सेटिंग है वो ऑर्चर्ड, जो उसका जो ट्री है ऑर्चर्ड, उसके राउंड अबाउट इसकी सेटिंग रखी गई है, ठीक है। और वो एक सिम्बॉलिक सेटिंग है, क्योंकि जो ऑर्चर्ड है वो खुद एक सिंबल है, इनके पास्ट का सिंबल है, ठीक है, सिंबल ऑफ इलीट क्लास है, एरिस्टोक्रेसी का खुद एक सिंबल है, ठीक है। अब है मिक्सचर ऑफ कॉमेडी और ट्रेजिडी, ये तो हमारे पास बेसिक पॉइंट है कि वो कॉमेडी भी यूज़ करता था, ट्रेजिडी भी यूज़ करता था। तो इसका जो एक वर्क है चेरी ऑर्चर्ड, मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल से यहाँ इसके पॉइंट्स को क्लियर किया है विद रेफरेंस टू चेरी ऑर्चर्ड। तो अपने वो चेरी ऑर्चर्ड जो है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका प्ले है, जो इसका लास्ट प्ले था, और इसके अंदर जो करेक्टर दिखाए गए हैं वो उनके अंदर कुछ पास्ट के इंसिडेंट्स थे, उसके अंदर सिम्बोलिज्म का यूज़ करता है, और इसके अलावा उनके अंदर करेक्टर्स की इनर थॉट्स दिखाई गई हैं, उसकी एरिस्टोक्रेसी दिखाई गई है, सिम्बोलिज्म बहुत ज़्यादा यूज़ करता है और रियलिज्म
का एलिमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो ये तो था जो मैंने पॉइंट बताया ना, ये हम राइटिंग स्टाइल में भी आप चेरी ओरचट के ऐड कर सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हमें इसके राइटिंग स्टाइल के कौन कौन से एलिमेंट्स इसके वक्त चेरी ओरचट में हमें मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। तो आज हमारा जो क्वेश्चन था, हाउ एंटोन चेखोव ड्रामाटिस्ट या मॉडर्न ड्रामाटिस्ट, इसके राइटिंग स्टाइल के बारे में डिस्कस किया, लिटरेरी करियर के बारे में डिस्कस किया, लिटरेरी वर्क, इसकी बायोग्राफी किन किन से इंस्पायर था और किसको इसने इंस्पायर किया, तो हमने डिस्कस किया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन। अपना खास ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।